ठीक है। अब देखो, बेसिकली अपन लोग तीन या चार चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इन ये चार चीज कौन सी रहने वाली है? एक है अपने पास, ठीक है, आज का जो अपना पोर्शन रहने वाला है, एक है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। अब उसी के अंदर हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग में निपटा देंगे। फिर एक रहने वाला है अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक रहने वाला है अपने पास वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक रहने वाला है अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी, वीबीटी, यार और क्या एक रह गया, ठीक है, फजान रूल। ठीक है, ये चार अपन लोग आज पहले खत्म करते हैं। ठीक है, इधर कोई आया क्या? सुनो, अब सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, वेट, सबसे पहले ना मेटालिक बॉन्डिंग निपटा देते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है। मेटालिक बॉन्डिंग है बेसिकली कि मेटल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये वो बॉन्डिंग है जो मेटल के एटम्स को साथ में बाइंड करके रखती है। सो दिस इज बेसिकली द बाइंडिंग या द बॉन्डिंग विच होल्ड्स विच होल्ड्स metal atoms together, metal atoms together। अब इसमें क्या रहने वाला है? इसके अंदर ना हमारे पास एक, देखो, दो टाइप के अपने पास मॉडल है। एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, एक है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और एक है अपने पास बैंड विड्थ मॉडल या बैंड मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक सी बना हुआ है, और बीच बीच में जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है मेटल के, वो फैले हुए हैं। बीच बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल के आयंस, वो फैले हुए हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको एक नाम दिया गया है कर्नल, KERNAL। ठीक है, कर्नल या कर्नल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, है ना। तो पूरे के पूरे मतलब बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के अंदर बीच बीच की जो स्पेस है वहां पर पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है मेटल के, वो फ्लो कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। एक चीज याद रखना, मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये डायरेक्शन लेस होते हैं। दीज आर डायरेक्शनलेस। ऐसा कोई नहीं होता कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कोई चार्ज से कोई बॉन्ड है ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लुइस बेस से लुइस एसिड की तरफ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूँ, ये डायरेक्शनलेस बॉन्ड होता है। बैंड विथ का जो सॉरी बैंड मॉडल है, ये हम लोगों ने, अब देखो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऐसे एग्जैक्टली नहीं, बट थोड़ा बहुत इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने को सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। सेम इज बैंड मॉडल। बैंड मॉडल के अंदर भी जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है अपने को सॉलिड स्टेट के अंदर आता है ना। जो बैंड थ्योरी भी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, अब बैंड थ्योरी के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड बैंड्स होते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जो बैंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेट कंडक्शन बैंड, वेट वेलेंस बैंड, और ऊपर की तरफ जो बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वेलेंस बैंड, वेलेंस बैंड, वेलेंस बैंड। ठीक है, ये सब के सब है अपने वेलेंस बैंड्स। ठीक है ना, नीचे की तरफ जितने भी है। अब इसमें ऊपर की तरफ जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। अब कंडक्शन बैंड जो है वो इस तरीके से हो सकता है, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब ऊपर वाले क्या है अपने पास? वेलेंस बैंड। ये तीनों जो है दे विल एक्ट एज वेलेंस बैंड।
ठीक है। अब इस हिसाब से इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस सॉरी, अरे यार कंडक्शन बैंड ऊपर ऊपर की तरफ है कंडक्शन बैंड। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप कर पाए तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इस बैंड के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। अब देखो यहां पर जो है, अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, या फिर हम लोग बात करें नॉन कंडक्टर्स की, है ना, या इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स जो होते हैं उसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, और इसीलिए इजीली जो सॉरी उल्टा बोल दिया, कंडक्टर्स में क्या होता है, हाँ, कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक होता है अपने पास सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ऑन द अदर हैंड एक होता है अपने पास इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत बड़ा जो गैप है वो देखने को मिलता है। अब ये जो दो गैप है इनको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। इसको जो नाम दिया गया, दैट इज फॉरबिडन जोन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या तो कंडक्शन बैंड में रहेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन कभी घूम नहीं सकता, बीच में जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता। चलो, अब ये बात हुई अपने पास किसकी, मेटालिक बॉन्डिंग की, या दो टाइप के जो मेटालिक बॉन्ड के मॉडल्स अपने पास अवेलेबल है। एक होता है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो जनरली याद रखना, अगर कभी भी तुमको ए एच डॉट 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 बी टाइप के कंपाउंड देखने को मिले मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलने वाला है, वेयर ए इज फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एंड बी इज अगेन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इन शॉर्ट, अगर कभी भी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब इसमें ना दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं अपने पास। एक होते हैं अपने पास इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, और एक होते हैं अपने पास इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। एग्जांपल H2O, H2O। ठीक है ना, और दूसरा भी मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही बनेगा। देख लो इधर पे, ए मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक है, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और बाजू में वापस से फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन टाइप का कोई कंपाउंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वेयर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने को एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इंट्रा इज एक ही मॉलिक्यूल में आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल अगर अपने पास हो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ओ एच, एंड देन अपने पास आएगा एन, डबल बॉन्ड ओ, एंड देन ओ माइनस प्लस। ठीक है। सो यहां पर भी देख लो, ए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और बाजू में अपने पास है बी। तो अगर अपने ही अंदर वो बॉन्ड फॉर्म कर दे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब है कि इंट्रा है। दो अलग अलग के बीच में हो तो अपने को इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। एक और एक चीज याद रख लेना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा ना चिलेशन देखने को मिलता है। वी गेट टू सी चिलेशन। चिलेशन क्या बताया था, कभी भी मॉलिक्यूल ऐसे बॉन्ड फॉर्म करे कि अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, तो इसको चिलेशन बोलते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा अपने को चिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है। और एक चीज कि इंट्रामॉलिक्यूलर जो होते हैं, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं, दे हैव ऑलवेज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंट्रा वाले से। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी चीज, इनकी सोल्यूबिलिटी भी इंट्रा वाले से ज्यादा होती है, दे हैव हाई सोल्यूबिलिटी।
किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड्स के साथ। एक एक्सेप्शन याद रख लेना क्लोरल का। एक्सेप्शन क्यों याद रखना है? मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है, फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो कर रहा होता है। क्लोरीन इज बेसिकली CCl3 CH एंड देन OH ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CCl CH OH। सो यहां पर ना बेसिकली A और H तो ठीक है, A या इधर पे H, ये जो डॉट 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 B जो है, मतलब कि याद है ना, ये तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन है, फिर यहां पर अगेन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, फिर भी इधर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अगली चीज यहां पर देख लो, सेम चीज इधर पे भी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड देन Cl। यहाँ पे भी भले ही यहाँ पर इंटरमोलिकुलर, सॉरी, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, स्टिल अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज अपने को हमेशा याद रखनी है। और एक चीज याद रख लेना, अगर कभी भी सर स्ट्रेंथ पूछी जाए। हाँ। सर वो जो सोल्युबिलिटी का हमने कहा ना, हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाँ। तो नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि सोल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ना। तो अरे अरे, आई 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 आई, अब हाँ ये किसमें है कि मान लो तुमको ऑर्थोपैराफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, हाँ एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एक पैरानाइट्रोफिनोल है, तो हाँ, एक इंटरमोलिकुलर देगा, एक इंट्रामोलिकुलर देगा, एक है ना। इंट्रा देगा, हाँ। हाँ, तो उस केस में तो यू कैन नॉट जज ना ऑन द बेसिस ऑफ की सरफेस एरिया, नॉर यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर ऐसे दो मॉलिक्यूलर पूछे जिसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर दिखा रहा है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर दिखा रहा है, वो और अगर पूछा है तो और हमेशा इंट्रा वो ओके, तो ऑर्थोनाइट्रो। इंट्रा वाले को ज्यादा सोल्युबिलिटी होगा। हाँ, और उसमें एग्जांपल एक ही है अपने पास, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाला, और एक है सैलिसिलिक एसिड वाला। सैलिसिलिक एसिड याद है, व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? वो ऊपर है, ऊपर वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना, और राइट और में फिनोल होगा। हाँ, तो एक क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड में भी होगा क्या? हाँ, देखो मतलब, ओके। देखो पूछते हैं ना, तीन ही चीज पूछते हैं अगर ये सवाल पूछा जाए, तो हाँ अपने पोर्शन में तो तीन ही एग्जांपल है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। एक है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके। सर आपने इंटर का ज्यादा बोला ना? इंटर का हाँ ज्यादा रहेगा। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और तीसरा रहेगा ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी कार्बाल्डिहाइड, या बेंजाल्डिहाइड लिख दो, हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड कब यूज करके, अगर बेंजीन यूज कर रहे होते तो, बट ठीक है, बेंजाल्डिहाइड इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो यही तीन पूछते हैं। अगर इन तीनों में कभी भी पूछा जाए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हमेशा पैरा वाले, सॉरी हाँ, पैरा वाले का डालोगे। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पैरा वाले का। किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, पैरा वाले की। पैरा वाला ऑलवेज विंस। ठीक है, अगर इन तीनों में कभी भी सवाल पूछा जाए बेटे। हाँ 2 मिनट रुको। चलो ठीक है, अब इसमें और एक चीज क्या दिखती है, अगर स्ट्रेंथ पूछी जाए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या बोला हम लोगों ने, कैसे टाइप के कंपाउंड अपने को देखने को मिलने वाले हैं, एच डॉट 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 बी, है ना। आग याद रखना, ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला, ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बी शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर ये देखने को मिल रहा है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास है HF। अरे, ठीक है,
और दूसरा तुम्हारे पास है H2O। ठीक है, देख लो इधर पे क्या है, A H डॉट 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 B, इधर पे भी क्या है अपने पास, A H डॉट 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 B। क्या बोला, पहली पहली चीज कौन सी देखेंगे हम लोग, A शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन इधर पे है, इधर पे ऑक्सीजन है। दूसरा देखना नहीं, अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी। अब मान लो कि अगर तुमसे पूछा जाए ये वाला सवाल, बी पे कब जाओगे, अगर ए सेम आ जा रहा है। मान लो कि तुम्हारे पास है एन एच डॉट 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 H2O, और दूसरा है तुम्हारे पास एन एच डॉट 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 FH। ठीक है, देख लो यहाँ पर है ए एच डॉट 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 बी, इधर पे भी है ए एच डॉट 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 बी। सो देखो ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सेम है। बी जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन से कम है, तो इधर पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ये रहने वाला है। तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद और क्या है अपने पास इसमें बताने लायक। ठीक है, इसके इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेजरली कौन सी चीजें अपने को देखने को मिलती है। पहली चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वी गेट टू सी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपने को देखने को मिलता है पानी के लिए, विच इज 373 केल्विन। ठीक है ना, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगली चीज, लो डेंसिटी ऑफ आइस, लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस जो है ना वो वाटर, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फॉर्म्स केज लाइक स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर जो है ना उसमें ना बीच में ना वॉइड क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो पानी से कम मिलती है। ठीक है, इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। अगली चीज, पेंटागोनल अरेंजमेंट ऑफ HF। HF जो होता है, पेंटागोनल अरेंजमेंट ऑफ HF, मतलब HF जो होता है वो गैसियस वाला, हाँ क्या, वो 5 जो HF है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ इस टाइप का, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ऐसे 5 HF जो है ये मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सबके बीच में आएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर एक चीज अपने को देखने को मिलती है, डायमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डायमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक कॉमन क्वेश्चन है ना, सीटी में पूछता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड टू बी 120, बट एक्चुअली कितना है, वो 60 होता है। मैं एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। तो क्यों देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो विच जो कुछ ऐसा होता है, CH3COH, COH, डबल बॉन्ड O। देख लो इधर पे क्या हो रहा है, AH डॉट 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 B, AH डॉट 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 B, और बीच में देखो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ना, इसी को बोलते हैं चिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, चिलेशन। तो कभी कभी दो अलग अलग के अंदर भी अपने को चिलेशन देखने को मिलता है, मतलब इंटरमोलिक्यूलर के अंदर। चलो इस पे बेस्ड ना थोड़े एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग क्या पूछे गए हैं अभी तक। हम्म, चलो ये देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इनमें से कौन सा है मेटालिक बॉन्ड के ऊपर देखने को नहीं मिलता। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, यस, वो जो सेकंड थ्योरी थी बैंड थ्योरी, उसके हिसाब से ओवरलैपिंग होगी वैलेंस बॉन्ड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल मतलब कि मूव करेंगे। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस, अपनी जगह से जा चुके होते हैं। हाई डायरेक्टेड बॉन्ड, अब ये मैंने लिखाया भी है कि कोई भी डायरेक्शन अपने को देखने को नहीं मिलता इधर पे।
कोई भी डायरेक्शन जो है अपने को इधर पे देखने को नहीं मिलने वाला है, दैट इज द आंसर। अगला 74th देख लो, ठीक है। टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर each other until they unite to form one block. Which one of the following forces dominates for holding them together? Obviously ice cubes दिख रही है ना, आइस क्यूब के लिए कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करने वाली है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? जो आइस होता है दैट इज अगेन H2O, दूसरा भी H2O है। सो इधर पर A H डॉट 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 B टाइप ऑफ, सॉरी ये ऐसे लिखो इसको, B टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहां पर अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल दैट कैन पार्टिसिपेट इज 4। ये लिख देता हूं इधर पे, किधर गया है? सर वो जोशी को एक्सेप्ट करो ना मीटिंग में प्लीज। अरे चलो, मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है? देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, अब ये याद रख लो, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करता है। हम्म, अरे मैं अभी किस में लिख रहा था? इसमें लिख रहा था ना, हाँ। एक चीज इधर पे ऐड कर देता हूँ, नोट, 1 H2O molecule forms 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करता है। अगला, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड, एग्जांपल H2O HF NH3। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबव इज, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये याद रखना है अपने को, ठीक है ना। अब ये एक्सेप्शन में ही याद रखना तुम लोग इसको। क्यों? अब क्यों एक्सेप्शन में याद रखने का है? जनरली क्या होता है, ठीक है, HF जो होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। अरे यार, ठीक है ना, किससे ज्यादा है? H2O से, और फिर आता है अपने पास NH3। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, अगर सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती तो ये सही ऑर्डर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उन्होंने क्वेश्चन में देखो ये बोला भी हुआ है कि इट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। लेकिन अपने को एक चीज याद रखनी है कि H2O जो होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सही है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो वो आता है H2O ज्यादा हो जाता है, फिर आता है HF, फिर आता है अपने पास NH3। अब ये क्यों होता है? बिकॉज H2O जो होता है ना, इट फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक H2O का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है, एक H2O का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब सिमिलरली ये एक ही नहीं फॉर्म करेगा ना, ये 4 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी इधर पे 4 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी इधर पे 4 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला भी 4 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये जो है ना, ये पूरी पूरी चेन बनती है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो H2O, फिर आता है HF, फिर आता है NH3। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सही है, HF ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट में H2O जो है ना वो आगे निकल जाता है बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो इधर पे आंसर इज H2O, फिर आता है HF, फिर आता है NH3। एग्जाम्पलर आई डोंट नो तुम लोगों के पास है या नहीं है, कर लेना। जेई के अंदर ना PCM तीनों का एक एक क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम्पलर से उठ के आता है। हर एग्जाम्पलर में करीब आई थिंक 30 to 50 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, चेक कर लेना एक बार।
ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल से उठ के आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? अभी बोला ना HF वाला जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्यों? A H डॉट 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 B टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, वेयर A शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन से A सेम हो जाता तब हम लोग B पे जाते, बट A पे ही आंसर आ गया, तो आंसर इज A। चलो, ये हुआ अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अब तुमको भी समझ गया रहेगा, मुझे भी समझ गया है कि एक दिन में एक चैप्टर तो नहीं होने वाला। तो अब इंस्टेड ऑफ फ्राइडे आई थिंक डेली एक एक घंटे का लेक्चर अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब तुम लोग किधर से टाइम निकालोगे पता नहीं, आई नो तुम्हारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स है, पर क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोगों को मिल जाया करेगा, है ना। आई थिंक दैट इज बेटर। चलो, सो अब सर एमओटी खत्म स्वराली करो। को भी एडमिट करो ना मीटिंग में। अभी तो थी वो कब से। हम्म चलो, सो एमओटी खत्म कर देते हैं। एमओटी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है। तुम लोग दुआ करो पेपर में 2-3 क्वेश्चन एमओटी से आ जाए, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है। अब देखो एमओटी के हिसाब से ना, देखो कोई भी एक वेव होती है, ये वेव है, ये भी एक वेव है ना। एक को अपन क्रेस्ट बोलते हैं, एक को अपन ट्रफ बोलते हैं, राइट। अब दो वेव्स अगर मिल रही है, ऐसा हो सकता है कि इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ आके ऐड हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसा बड़ी वेव मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड ये भी तो हो सकता है कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल जाए, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो उस केस में ये कैंसल आउट हो जाएगी या नलीफाई हो जाएगी। मैं छोटी वेव बना देता हूं, मानो अगर वेव मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी है तो छोटी वेव हो जाती है। अब जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है और ट्रफ ट्रफ से मिलता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब क्रेस्ट ट्रफ से मिले और ट्रफ क्रेस्ट से मिले, दिस इज क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट एंड ट्रफ प्लस ट्रफ, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एमओ टीम की स्पेशलिटी क्या थी, इसने मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया। जैसे हमने भी देखा ना 1s2 2s2 3s2, है ना, वो सब क्या होता है, वो सब तो होती है अगर एटम हो या आयन हो। इसने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब O2, देख के पता चलना चाहिए कि एमओटी यूज करना है। O2 की वैलेंसी के बारे में बात करेंगे वो लोग N2 की वैलेंसी की बात करेंगे, वो लोग N2 प्लस मॉलिक्यूल की वैलेंसी की बात अगर हो ना, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि इधर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात चलने वाली है। ठीक है, अब एमओटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब ऑर्बिटल डायग्राम में कुछ ऐसे बनाना, जैसे कि सबसे पहले इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 14, और इक्वल टू 14, अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हो या 14 के बराबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, वेट, 1s2 sigma 1s2 sigma 1s2 star sigma 2s2 sigma 2s2 star then 2pz y 2pz। चलो इसमें हो जाएगा अपना। देखो देखो सबसे पहले आता है अपने पास सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर आता है 2px इक्वल टू 2py, सेम होता है उसमें। फिर आता है अपने पास 2pz, फिर आता है अपने पास 2px स्टार इक्वल टू 2py स्टार, और फिर आएगा अपने पास 2pz स्टार। ये रहता है अपने पास किसके लिए, दिस इज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 14। अब मैं ये कॉपी कर लेता हूं, हर जगह अपने को यही यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर ग्रेटर देन 14 हो तो थोड़ा सा चेंज अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं अलग अलग चीजों के।
चलो ये है, ये आया अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब किसकी लिखनी है? सबसे पहले चालू करते हैं अपन लोग H2। चलो चलो, पहले मैं लिख रहा हूं H2 के लिए, फिर मैं लिखूंगा H2 प्लस के लिए, फिर मैं लिखूंगा H2 माइनस के लिए। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन में किधर फिल करूंगा? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। H2 प्लस में कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, H2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन, उसको मैं फिल करूंगा इधर पे। H2 माइनस मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स, एक, दो, तीन। याद रखना, जब तक पहला ऑर्बिटल फिल ना हो अगले वाले पे अपन नहीं जाएंगे। एक चीज होती है ना बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय। ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि नॉन स्टार वाले, मतलब कि ये नॉन, जहां स्टार नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। एंटी बॉन्डिंग मतलब जहां पर स्टार है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जिधर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले। देख लो पहले वाला तो, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो दैट इज दोनों इसी में आ गए ना, तो दोनों बॉन्डिंग में है, मतलब कि 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी नहीं है ना, स्टार वाले में एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ रहा है? 1। ओके। इसकी अगर हम लोग बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो दैट इज, अच्छा रुक जाओ, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, सुनो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, सो दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 0.5। ओके। इसके अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो दैट इज बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है ये? 0.5। तो नॉन स्टार वाले माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर जो जिसका ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे स्टेबल कौन सा रहने वाला है? ये वाला ना। कौन सा था ये वाला? H2। तो H2 इज मोस्ट स्टेबल अमंगस्ट देम। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। इधर स्टार वाले में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इधर स्टार वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये आएगा H2 प्लस, एक भी नहीं है ना स्टार वाले में, फिर आएगा अपने पास H2 माइनस। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या याद रखना है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके अंदर? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर, वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टेबल। और एक चीज इस पे पूछते हैं, बॉन्ड लेंथ। अगेन बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी का जो भी ऑर्डर आएगा उसका उल्टा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है, विच विल बी H2 माइनस, फिर आएगा H2, फिर आएगा अपने पास H2 प्लस, फिर आएगा H2। चलो और देखते हैं, अगला He2 प्लस देखते हैं, He2 देखते हैं, है ना। कितने He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? चलो बोलो। फिर ये इसमें से फॉर्म न होने वाले भी कंपाउंड लेते हैं क्या हम? हाँ नहीं, पूछ तो कुछ भी सकते हैं ना, वो लोग ये नहीं पूछेंगे। अब कर सॉल्व कर रहे तो अपन सारे देखेंगे ना। तू हे सांग He2 मध्ये केवढे इलेक्ट्रॉन्स असतात? 4 असतील. 4। तो 1, 2, 3, 4। तो अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्डिंग वाले मतलब कि 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले मतलब 2 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए मतलब कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होगा। He2 फॉर्म ही नहीं होता ना। क्यों फॉर्म नहीं होता? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। तो अगर कभी भी पूछा जाए या डेटा दे दिया जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, फॉर्म होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नेगेटिव तो आता ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर। इन केस अगर बोल दे कि नेगेटिव है, समझ जाने का नहीं फॉर्म हो रहा है भाई। ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करें Li2 की, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो इसके अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या रहने वाली है? 1, 2,
3 4 5 6। इसका अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखें तो एंटी बॉन्डिंग में कितने, सॉरी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, और एंटी बॉन्डिंग में आएंगे 2। सो दिस इज 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेरिलियम। चलो बेरिलियम में कितने होंगे, Be2 बेसिकली, एक बेरिलियम में 4 होते हैं ना, Be2 में होंगे 8। तो Be2 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दिख ही रहा है ना, इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्डिंग वाले मतलब कि 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0, है ना। इसीलिए Be2 भी फॉर्म नहीं होता है। क्यों फॉर्म नहीं हो रहा, बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपने पास 0। अगला बेरिलियम का देखते हैं। बेरिलियम जो होगा, वेट, बोरोन, बेरिलियम हो गया ना, बोरोन। बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो B2 के पास होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 100 रूल याद रखना, जितना हो सके वो अनपेयर रहने की कोशिश करेगा। 9 और इधर पे 10, मतलब पहले एक एक फिल करना फिर पेयरिंग करोगे। ठीक है, सो इसकी अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा अपने पास, दिस इज 1 2 3 4 5 और इधर पे 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले मतलब स्टार वाले आ गए ये 4। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। अगला हीलिबे। चलो नेक्स्ट इज कार्बन। ठीक है, कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो C2 के पास कितने होंगे, C2 के पास होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे फिल करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। इसका अगेन बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 4, है ना, ये स्टार वाले 2 ये स्टार वाले 2, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है अपने पास 2। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं पूछते, को 3 ही क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, या तो तुमसे स्टेबिलिटी पूछेंगे, या तो तुमसे बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, या तो पूछते पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करें O2 के बारे में, ठीक है, अब ये तुम सारे चेक करना, C2 हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन। चलो N2 के बारे में भी देख लेते हैं। N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। ठीक है, सो ये आ गया अपने पास 14। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर पे है 9 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने दिख रहे हैं, स्टार वाले ये 2 और ये 2, सो -4 डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा है 3। अब पेपर में तुम ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ तो नहीं करते बैठोगे ना। अगर सिर्फ स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछा, याद रखना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछा तो काम नहीं करेगा। सिर्फ कौन सा, स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछा, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर या स्टेबिलिटी या बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, अगर इन तीनों के ऊपर सवाल पूछे जाए तो शॉर्टकट यूज कर लेना। सीधा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। चलो 13 12 11 10 9 8, दिस इज 16 17 18 19 20। चलो अभी काम करना, 0.5 से कम करते चलना, दिस इज 2.5, दिस इज 2, this is 1.5, this is 1, this is 0.5 और इधर पे आ जाता है अपने पास 0, है ना। तो ये काम कर जाता है, सीधा इससे आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ इन तीनों पे आए
तो ये शॉर्टकट तुम लोग यूज कर लिया करना। बट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये काम नहीं करने वाला, पहले पूछ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कॉमनली पूछते हैं, ठीक है ना, कि O2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पहली चीज। दूसरी चीज वो लोग पूछते हैं O2 के कौन से मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां पर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो सुनो, अब ये कब थे, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, अगर 14 से ज्यादा हो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। देख लो, ये अपना पहले वाला ऑर्बिटल डायग्राम था, अभी वाला सेम रहने वाला है, सिर्फ ना यहां पर एक चेंज आ जाता है, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। मतलब 2pz जो है उसकी एनर्जी कम अज्यूम करते हैं हम लोग और इसको बढ़ा देते हैं। सो दिस इज अपना 2px इक्वल टू 2py, और ये हो जाएगा अपने पास 2pz, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ वो 2pz जो है वो नीचे चला गया। इसको नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना, तब आएगा इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब O2 के लिए एक बार देखते हैं। O2 के लिए हम लोग देखें, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 15 16 आ गया O2 पैरामैग्नेटिक। सवाल पूछते हैं कि O2 के कौन, जो पैरामैग्नेटिक है उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होते हैं। याद रखना 2px स्टार और 2py स्टार में होते हैं। अब याद नहीं रहने वाला है तो फिर ये क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन याद रखनी है अपने को। और O2 पैरामैग्नेटिक है, वो तो दिल में बसा के लो वो चीज को, O2 पैरामैग्नेटिक रहने वाला है नेचर के अंदर। O2 पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब कि इट विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। O2 जो है इट इज पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इट विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। चलो इधर पे देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड। चलो ये मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब अपने को लगने वाली है स्पेस, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी ना। कट, सुन लो, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं आजू बाजू में, ठीक है ना। O2 के पास कितने हैं, 16, O2 प्लस मतलब 15, O2 मतलब 16, O2 2 माइनस मतलब 18, N2 मतलब 14, N2 प्लस मतलब 13, NO मतलब 15, NO प्लस मतलब 14, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। अब याद रखना बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ था, चलो लेट्स कॉपी दैट, है ना, हर बार अपन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लिखते बैठने वाले। चलो देख लो, तो पहले वाली की अगर मैं बात करूंगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, इलेक्ट्रॉन 16 से 15 में गया, मतलब 2 से 2.5 में चला गया, मतलब कि यस बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, तो ये हो सकता है। अगला वाला 14 से 13 में गया, मतलब 3 से, इधर देख लो 14 से 13 में गया, मतलब कि 3 से 2.5 में गया, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता भैया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है। 16 से 18 में गया, 16 से 18 में गया, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर देखो कम हो गया है। 15 से 14 में गया, मतलब कि ये हो सकता है, 15 इज 2.5, 14 इज 3, मतलब कि 15 से 2.5, सॉरी 2.5 से 3 में गया, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ गया है, मतलब कि ए हो सकता है आंसर, या तो डी हो सकता है। चलो बाकी, अब बाकियों के काम हो गया, रुक जाओ, तो सी को हटा दो इधर से और बी को हटा दो, वो क्यों खिचड़ी रखनी है अपने को। अब पूछा गया है कि, चलो इसका सेकंड पार्ट,
कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक, मतलब पहले पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बाद में डायमैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, अब एक एक करके देखना पड़ेगा। O2 जो है उसके 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वेट, अरे नहीं नहीं, ये देख लो, ये O2 की कॉन्फ़िगरेशन थी। चलो लिख ही लेते हैं, 16 पे है। वैसे तुम लोगों को अभी से बता दूं, आंसर जो है वो डी ही रहने वाला है। देख के समझ में आना चाहिए एक्चुअली, क्यों, देखो अभी तुमको आइडिया आएगा। देखो 16 है इलेक्ट्रॉन, कहाँ कहाँ भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 से 15 में भी अगर गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, ए ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। देखो 16 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन में चला गया ना ये, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भी अभी भी पैरामैग्नेटिक है ना, ये अनपेड है, आंसर डी ही रहने वाला है। अब समझे, आंसर जो है वो तो डी है, वो तो फिक्स है। ठीक है, सो इधर पे देख लो, 15 से 14 में गया, 14 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही खत्म हो जाते हैं ना। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब देखो डायामैग्नेटिक बन गया वो, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब डायामैग्नेटिक वो बन गया है। सो आंसर इज गोइंग टू बी डी। बस इसलिए बोला एमओटी जो है ना, प्रे करो कि एमओटी पे क्वेश्चंस है, इससे सर अच्छी चीज हो नहीं सकती। हाँ बोलो। सर वो पिछले वाला पेज दिखाना एक बार स्क्रीन पे। ये हाँ सर, इसमें अच्छा, नहीं नहीं, हाँ वही, हाँ ये वाला। इसमें ए ऑप्शन में 16 to 15 जा रहा है और डी ऑप्शन में 15 to 14। तो हाँ ऑड और इवन से हम पता लगा सकते हैं क्या? देखो इस मतलब केस में पता O2 लगा का लोगे, नहीं, इस O2 केस में। का हाँ एक्सेप्शन छोड़ दिया तो वो हम ऐसे हाँ, कह सकते हैं क्या कि और तो हमेशा पैरा नहीं नहीं और नहीं, ऐसा नहीं होता है। 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होता है, B2 का, देखो वो भी पैरा आया था। B2 ऐसा हमेशा नहीं ये होता। एप्लीकेबल। हाँ तो B2 के लिए ये देख लो, ये भी पैरामैग्नेटिक आ रहा है, समझे क्या। मेजरली होता है, एक्सेप्शन याद रखना, B2 और O2, सिर्फ वो दो केसेस के अंदर जो है इवन होते हुए भी वो पैरा रहने वाला है। बाकी सब में यस, योर वो एनालिसिस है सही, कि अगर इवन नंबर आ जाए मतलब कि वो डाया ही होगा। बट B2 क्यों? और, अब देखो इतने सारे एक्सेप्शन बिकॉज आगे बहुत आने वाले हैं ना, कितने याद रखेंगे, पर ठीक है याद रख सकते हो, रख लो। B2 और N2 का एज एक्सेप्शन याद रख लेना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर भी क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक है, बाकी सर सब। क्योंकि हाँ इस क्वेश्चन में अगर हमने ऑप्शंस एलिमिनेट किए तो इवन ऑड का एनालिसिस देख के ज्यादा आसानी से आता हाँ, है इजीली आंसर। आ जाता है, और ये तो दिख ही रहा है ना कि ये ऑड से इवन में चला गया, तो बाय डिफॉल्ट हाँ वही रहने वाला है, यस। है ना, यहाँ पे तो इवन से ऑड में चला गया, तो ये तो ऐसे ही हाँ एलिमिनेट हो जाएगा हाँ। अपना। ठीक है, यस, वो तो बेसिक, वो तो डिपेंड करता है ना, कितने प्रैक्टिस करते चलेंगे उतने क्वेश्चन ओके अपने को आते चलेंगे। ओके। चलो अगले पे चलते हैं। अरे, among the following molecules C22 minus, N22 minus, O22 minus and O2, which one is diamagnetic and which one has shortest bond length? अच्छा चलो ठीक है, O22 minus मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 ही है ना, हाँ। N22 माइनस मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन्स, O22 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 मींस 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भैया O2 को तो पहले ही एलिमिनेट कर देना, क्यों, O2 इज पैरामैग्नेटिक। बाकी सबके लिए अपन लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब चलो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक, अब बोला ना कि 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि ये भी नहीं रहने वाला, N2 भी हटा देना। 16 इलेक्ट्रॉन ना, मतलब O2 के पास भी तो 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 16 पे पैरामैग्नेटिक है, तो N2 भी 16 पे पैरामैग्नेटिक रहेगा ना। 16 इलेक्ट्रॉन इज फॉर पैरामैग्नेटिक, हटा दो। C2 और O2 2 माइनस पे देख लो। चलो C2 2 माइनस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो जनरली दिमाग में बिठा ही लो, 14 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ना, दैट इज ऑलवेज पैरामैग्नेट, सॉरी डायमैग्नेटिक। वेट, देख लो 14 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल कर रहे हैं ना। अब 14 इलेक्ट्रॉन तक ना, अगर मानो इसको नीचे भी कर दिया, मतलब मोर देन 16 का भी इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने पास हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता, 14 इलेक्ट्रॉन तक ना सब कुछ पेयर्ड होता है।
देख लो ये हुए 14 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ पेयर्ड है, तो ये तो पक्का भैया डायमैग्नेटिक है। 18 इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो चलो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना अपने को, तो इसको यहीं पे रहने दो, ये दोनों को रिवर्स कर देंगे। ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे, सो दिस इज 2px इक्वल टू 2py एंड दिस इज 2pz। अगेन 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देख लो भैया ये भी डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक दोनों ही है। एक्सेप्शन क्या याद रखने को बोला, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एन O2 और B2 को हटा दिया जाए तो डायमैग्नेटिक ही चाहता है, ठीक है ना, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो। अब इसमें ही देखना है कि बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए। याद है क्या बताया था, बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब देखो यहां पर हम्म, यही है ना, देखो अगर अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर इज 3, और 18 इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आए मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका दैट इज 3, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका मतलब कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, तो आंसर इज C2 2 माइनस। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो चलो यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, वही अपने से रिपीटेडली पूछ रहे होते हैं। अगले पे चलो, among the following molecule among the following the molecule expected to be stabilized by anion formation is, अच्छा ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने को दिए हैं और अगर उसका एनायन तुम फॉर्म कर लेते हो तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ये बोला गया है। अब स्टेबलाइज हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, मतलब कि उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्या क्या है अपने पास, अब यहां पर नॉर्मल मॉलिक्यूल मतलब कि C2, इधर पे डालते हैं O2, इधर पर डाला मैंने NO, इधर पर डाला मैंने F2, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सॉरी इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके है 12, इसके है 16, इसके है 15, इसके है 18। अगर एनायन फॉर्म करते हो मतलब कि C2 माइनस, सॉरी C2 माइनस, O2 माइनस, NO माइनस एंड देन F2 माइनस, तो इसके पास हो जाएगा 13, इसके पास हो जाएगा 17, इसके पास हो जाएंगे 16, इसके पास हो जाएगी 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने पास एक टेबल है ये वाली, तो एक चीज देख लो ना, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 14 तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, फिर बॉन्ड ऑर्डर कम होना चालू हो जाता है, ठीक है। 14 तक जो है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो चलो 14 13 12 11 10 9 8, दिस इज 15 16 17 18 19 एंड देन 20, दिस इज मैक्सिमम विच इज 3। फिर इधर पे आएगा 2.5, दिस इज 2, this is 1.5, this is 1, this is 0.5, this is 0, ठीक है। तो देखो 12 से एक ही चीज जिसमें बढ़ने वाला है, बोला ना 14 तक वो इंक्रीज कर रहा होता है, आंसर इज दिस, है ना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 से 2.5 में गया है, आंसर इज 2। बाकी सब में बॉन्ड ऑर्डर जो है ना देखो 16 से 17 में गया, 14 से दूर जा रहा है ना मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होने वाला है, 14 से दूर जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर कम, 14 से दूर जा रहा है मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा, बस आंसर इज C2। अगले पे चलो, नेक्स्ट इज, चलो स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, चलो Li, सॉरी L2, Li2 एंड Li2 प्लस, वेट इसके लिए ना ये कॉपी कर लेता हूं पहले, ठीक है। तीन अपने को 3 बार ड्रॉ करना है,
किस किस के लिए? ये है अपने पास Li2 के लिए, ये है अपने पास Li2 माइनस के लिए, ये है अपने पास Li2 प्लस के लिए। Li2 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में कहाँ कहाँ भरूंगा? 1 2 3 4 5 और 6। Li2 माइनस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। Li2 प्लस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्या निकालना है? स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी कैसे फिगर आउट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 2 3 4 मतलब नॉन एस्ट्रिक वाले माइनस एस्ट्रिक वाले डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए आ रही है वैल्यू 1। इधर पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? नॉन एस्ट्रिक वाले मतलब कि 1 2 3 4 माइनस एस्ट्रिक वाले 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि दिस इज 0.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अपने पास? नॉन एस्ट्रिक वाले मतलब कि 1 2 3 माइनस एस्ट्रिक वाले डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5। एक चीज फिक्स है, सबसे स्टेबल Li2 है। Li2 मैक्सिमम कहीं पर दिख रहा है क्या? यही है, आंसर इज दिस ऑब्वियसली, है ना? देख लो, Li2 मैक्सिमम स्टेबल एक ही ऑप्शन में है, वो ये वाला है, दिख रहा है ना, बी। मान लो फिर भी तुम लोग कंफ्यूज हो गए, है ना, फिर भी अपने को पूरा ही ऑर्डर लिखना है। तो देखो भैया, Li2 तो सबसे स्टेबल है क्योंकि इट हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। इधर एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3। इधर पे एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों। एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन वाला इज मोर स्टेबल। सो एल, उसके बाद आएगा Li2 प्लस और उसके बाद आएगा अपने पास Li2 माइनस विच इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझे हाउ एमओटी वर्क्स? हाँ नहीं? हाँ चलो ठीक है, अब सुनो, बचा है अपने पास वीबीटी और वो अब कल सेम टाइम मिलते हैं, ठीक है ना? अब मुझे, हाँ मैं बोल रहा था, मुझे पता है तुम लोगों के पास, हाँ अभी रोज ये लेट्स डेवलप अ हैबिट, डेली 1 घंटे का रोज रात को 11th का रिवीजन का लेक्चर रहेगा, है ना? एक दिन में एक लेक्चर खत्म करना डज नॉट मेक सेंस, हो भी नहीं पाएगा अपने से, है ना? थ्योरी खत्म करा के एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं है। तो अब तुम लोगों के पास और भी सब्जेक्ट्स हैं मुझे पता है, तो वीडियो लेक्चर्स में दे दिया करूंगा, ठीक है? चलो फिर अभी आज के लिए रैप अप करते हैं, कल के टॉपिक बोल देता हूँ, वीबीटी रहेगा और फजान रूल रहेगा, ठीक है? ओके चलो बाय बाय। और हाँ बोलो। कल के टाइमिंग्स क्या है? सेम ना, सॉरी 11th की बात बोल रहे हो क्या? हाँ, हाँ वो 7:45 अपना रेगुलर, ठीक है? चलेगा, ठीक है। ओके चलो बाय बाय। तर सुनो ना, हाँ तर ये फ्राइडे को हमारा वो दंगल बैच होता है इसी वक्त 9 to 9 9 बजे। तुम वैसे भी कहा, वेट रात को, हाँ ठीक है कल का तो अटेंड करो ना पहले, फिर आगे देखते हैं ना फ्राइडे का, है ना? ठीक है। ठीक है फिर आगे देखते हैं फिर, ठीक है चलो। हाँ सर। हाँ सर कल टेस्ट है क्या क्लास में? कल, क्या तुम हो ना? नहीं नहीं कल नहीं है, कल नहीं है, अपना पहले रिवीजन खत्म करें ना, चैप्टर खत्म नहीं हो ना, संडे को रखेंगे ओके अपन, संडे को ओके। रखेंगे, ठीक है? ओके चलो। और कल के टाइमिंग 7:45 के ना? हाँ हाँ 7:45 अपना, ठीक है? थैंक ओके यू। बाय।